तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर। तो बच्चों कैसा रहा आपका पहला लेक्चर, आप मुझे लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप बोलते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको डेली का डेली रिवाइज करना है, क्योंकि देखो मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, होगा मेरे पढ़ाने से भी होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका रेस्पॉन्स, आपका रिवीजन किस लेवल का है वो ज्यादा मैटर करता है। अब मान लो आज मैं कुछ पढ़ा करके गया, आपने 4 दिन तक उसका रिवीजन ही नहीं किया, भूल जाओगे। क्या होगा? भूल जाओगे। तो पहले तो लाइव चैट में मुझे ये बताओ कितने बच्चे रिवीजन करके आए हैं। सभी बच्चे लाइव चैट के अंदर जाएं और मुझे लिख करके बताएं कि सर हम लोग रिवीजन करके आए। जो रिवीजन करके आए वो भी बताएं और जो रिवीजन करके नहीं आए हैं वो भी बताएं। जल्दी से फटाफट लाइव चैट में जाओ और मुझे थम्स अप दिखाओ। जो बच्चे रिवीजन करके आए वो थम्स अप दिखाएं या यस लिखें, और जो रिवीजन करके नहीं आए हैं वो लिखे कि सर हम किसी कारण से रिवीजन नहीं करेंगे। चलो 2-4 सेकंड का टाइम ले लीजिए, ठीक है। चल तो बेटा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे रिवीजन करके आए हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप रिवीजन करके आए, मेरी बात रख ली आपने। देखो आप अगर मेरी बात रखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर आप बात नहीं सुनोगे, बात नहीं मानोगे तो भैया पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो आप चाहते हो कि टीचर को पढ़ाने में मजा आए, तो ये जरूरी है कि जैसा टीचर बोलता है वैसा करके आए। और अगर किसी ने पिछला लेक्चर रिवाइज नहीं किया है तो आज उस लेक्चर को रिवाइज जरूर कर ले, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत आएगी अगर आप रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, बहुत सारा। पक्का अगली बार पक्का रिवाइज करना है, ठीक है। चलो तो अब बच्चों आज हमको क्या पढ़ना है? लुईस संरचना। पिछली क्लास में हम कहाँ पे थे? लुईस संरचना पर रुके हुए थे। हमने ये चालू कर दिया था लेकिन हम इसको अंजाम तक नहीं ले जा पाए थे। हमने इसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी है करना, तो हम उसको करेंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में लुईस सिद्धांत के अंदर आपको मैंने बताया था कि यदि आप लुईस सिद्धांत समझना चाहते हैं तो आपको तत्वों के लुईस प्रतीक ये आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को लुईस प्रतीक मैंने बताया था। लुईस प्रतीक मैंने क्या बताया था? सभी बच्चे फिर से लाइव चैट में जाओ और मुझे लिख करके बताओ लुईस प्रतीक का मतलब क्या था। चलो चालू हो जाओ, स्टार्ट करो फटाफट। लाइव चैट में जाओ और मैंने लुईस प्रतीक का मतलब क्या लिखवाया था वो मुझे बताओ फटाफट। नोट्स बनाओगे? अरे नोट्स बनाते हो ना, याद नहीं है कोई बात नहीं, नोट्स खोलो, उसमें देखो मैंने क्या लिखवाया। मैंने ऐसा कुछ लिखवाया होगा कि किसी भी तत्व को, उसके परमाणु को, उसके बाहरी कोश में या संयोजी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको बिंदुओं के साथ में उसके प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या होता है? लुईस प्रतीक होता है। चले फिर लुईस प्रतीक बताने के बाद में फिर हम किस पे आए थे? लुईस संरचना पे। याद है ना बेटा? लुईस संरचना पे आए थे। लुईस संरचना में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि लुईस संरचना हमको 2 भागों में पढ़नी है। पहला हमको लुईस संरचना पढ़नी है द्विपरमाणुक अणु के लिए। बताया था या नहीं बताया था? लाइव चैट में जाओ और मुझे थम्स अप दिखाओ फिर से वापस। क्या मैंने आपको लुईस संरचना द्विपरमाणविक अणु और दूसरा बहुपरमाणविक अणु 2 भागों में देखनी है, ऐसा पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? फटाफट जल्दी से लाइव चैट में जाओ और कमेंट करो। क्या हम इन 2 भागों में पढ़ेंगे? ये मैंने आपको बात बोली थी। चलो इसमें हमने द्विपरमाणविक अणु ये स्टार्ट किया था और इसमें हमने एक एग्जाम्पल किया था, और वो एग्जाम्पल कौन सा था बेटा? H2 अणु का। कौन सा एग्जाम्पल था? H2 अणु का। अब हम आज दूसरे अणु की बात करेंगे
O2 की बात करेंगे, N2 की बात करेंगे, HCl की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे। और जब ये हो जाएगा तो फिर हम आएंगे बहुपरमाणुक अणु पे, जिनमें 2 से ज्यादा परमाणु होते हैं। उन अणुओं के लुईस संरचना की बात करेंगे। चलो, तो अब हम देखेंगे बच्चों, H2 हो गया। अब H2 के बाद में अब लुईस संरचना हमको देखनी किसकी? O2 की। किसकी देखनी बेटा? O2 की। चलो, O2 की लुईस संरचना हम देखेंगे। चलो, कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। दोनों ऑक्सीजन परमाणु को बना दिया, दोनों ऑक्सीजन परमाणु को बना दो। चलो, फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस ऑक्सीजन का लुईस प्रतीक क्या होता है। इस ऑक्सीजन का लुईस प्रतीक कैसे बनाते हो? इस ऑक्सीजन का लुईस प्रतीक कैसे बनेगा? ऑक्सीजन के प्रतीक को उसके इलेक्ट्रॉनों के साथ डॉट के रूप में या बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 6। ऑक्सीजन की अंदर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर की कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन को उसकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में उसके प्रतीक चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना। कर दिया। इस ऑक्सीजन के पास चलो कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में? देखो कितने? 6। तो भैया ये बना दी 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में क्या करना है? मैंने आपसे बात बोली थी कि तत्व के परमाणुओं द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? अष्टक को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। सभी बच्चे लाइव चैट में जाओ और मुझे यस और नो में जवाब बताओ। क्या मैंने आपको पिछली क्लास में ये बात बोली थी कि परमाणुओं द्वारा दोस्ती क्यों की जाती है, बंध क्यों बनाया जाता है? ताकि उनको स्थायित्व मिल जाए। स्थायित्व कैसे प्राप्त होगा? अष्टक के नियम का पालन करके। अष्टक का नियम क्या था? मैंने आपको बताया था कि तत्व के परमाणु द्वारा बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति ही अष्टक नियम कहलाती है। मतलब कि ये भी ट्राई करेगा 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये भी ट्राई करेगा 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, दोनों प्रयास करेंगे 8-8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो भैया ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझा कर लेगा। भाई साझा किसका होता है? बराबरी वालों का होता है। मैं अगर 2000 रुपए दूंगा तो सामने वाला भी कितना देगा? 2000 रुपया। कल मैंने आपको बताया था सहसंयोजक बंध तब बनता है जब परमाणु बराबरी का साझा करते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सहसंयोजक बंध पढ़ रहे हैं। तो सहसंयोजक बंध किसके बीच में बनता है बच्चों? बराबरी के इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब देखो ये 2 प्लस 2 4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ऑक्सीजन के पास हो गए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 2 4, 4 और 4 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कि उसके पास भी अष्टक पूर्ण, इसके पास भी अष्टक पूर्ण हो गई। दोनों की क्या? बल्ले बल्ले। क्या हो गई? बल्ले बल्ले। तो भैया दोनों की हो गई बल्ले बल्ले। समझ में आए? चलो, मैंने आपसे कल एक बात बोली थी, एकल बंध का मतलब कितने बंधी इलेक्ट्रॉन? एकल बंध का मतलब 2 बंधी इलेक्ट्रॉन। बताया था ना मैंने आपको। क्या मैंने आपको कल ये बात बताई थी? एकल बंध का मतलब 2 बंधी इलेक्ट्रॉन। अरे फटाफट लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ, एकल बंध मतलब 2 बंधी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 बंधी इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा बंध आएगा? द्विबंध। कौन सा बंध आएगा? द्विबंध, डबल बॉन्ड। और अगर मान लो 6 बंधी इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा बंध आएगा? अरे जल्दी से बताओ, कौन सा बंध आएगा? त्रिबंध आएगा। कौन सा बंध आएगा? त्रिबंध। मतलब कि यहाँ अगर 4 इलेक्ट्रॉन है
तो कौन सा बंध आएगा? द्विबंध आएगा, दो बंध आएंगे, मतलब कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि द्विबंध। क्या हो जाएगा बेटा? द्विबंध। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। कितने इलेक्ट्रॉन? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बंध के निर्माण में भाग नहीं लिया। बंध के निर्माण में भाग नहीं लेने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? बंध निर्माण में भाग नहीं लेने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कहलाता है? अरे जल्दी से लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉन बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते इस युग्म को क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते इस युग्म को क्या बोलते हैं? कुछ लिखवाया था मैंने, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते बेटा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको हम बोलते बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर? तो कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लोन पेयर है बेटा। कितने लोन पेयर? 4 लोन पेयर। मान लो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि बताओ ऑक्सीजन अणु के अंदर कितने लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन अणु के अंदर 4 लोन पेयर है। कितने बेटा? 4 लोन पेयर। देखो 1 2 3 4, कितने? 4 लोन पेयर। ध्यान रखना बच्चों, युग्म के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस युग्म में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 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 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉनों से मिल करके एक युग्म बनता है। एक युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा युग्म, चौथा युग्म। 4 एकाकी युग्म। तो 4 एकाकी युग्म हो गए, 4 लोन पेयर हो गए। चलो दूसरा, कितने बंधी युग्म है? बताओ बंधी युग्म कितने हैं? जल्दी से यहाँ पे मुझे देख करके बताओ, कौन बच्चा बताएगा? फटाफट लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ पे बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? अगर यहाँ पे 4 बंधी इलेक्ट्रॉन है, बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 है तो युग्म कितने होंगे? जोड़े कितने होंगे ये बताओ। अरे जोड़े कितने होंगे? 1 और 2। जितने बंध होंगे उतने ही तो जोड़े होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि युग्म कितने हो गए? एक युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 युग्म। एक युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 युग्म में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 युग्म में 4 मतलब कि 2 युग्म, 2 बंधी युग्म, 2 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? बंधी युग्म। कितना हो गया? बंधी। ये है पूरा O2 अणु के बारे में वर्णन। तो 2 युग्म में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 युग्म में 4 मतलब कि 2 युग्म, 2 बंधी युग्म, 2 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? बंधी युग्म। कितना हो गया बेटा? बंधी युग्म। ये है पूरा O2 अणु के बारे में वर्णन। चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाओगे आप मेरे साथ? स्पीड बढ़ाओगे पक्का? O2 समझ में आया? थम्स अप दिखाओ फटाफट। अरे O2 समझ में आया? जल्दी से। समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलो अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाओगे? चलो अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी? N2। किसकी बात करें बेटा? N2। चलो एक नाइट्रोजन परमाणु, दूसरा नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन परमाणु, ठीक है। चलो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? अंदर वाली कक्षा में 2 और बाहर वाली कक्षा में 5। यही होता है। नाइट्रोजन के पास अंदर वाली कक्षा में 2, बाहर वाली कक्षा में 5। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा या बाहरी कोश, इसको हम बोलते हैं संयोजी कोश। संयोजी कोश जब भी कोई बोले तो समझ जाना कौन सा कोश? बाहरी कोश। जब भी कहीं लिखा हो संयोजी कोश, समझ जाना बेटा बाहरी कोश। जब भी कहीं लिखा हो संयोजी कोश, समझ जाना बेटा
बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। बनाओ 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन बनाओ। 1 2 3 4 5, बनाओ 5 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? चलो, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। इसको यहां से कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाए तो इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। जल्दी से लाइव चैट में जाओ और कमेंट करके बताओ, ये नाइट्रोजन इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 तो इसके पास है, इसके पास ऑलरेडी 5 है। अगर 5 में 3 जुड़ जाएं तो 8 हो जाएंगे। तो भैया 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये वाले 3 जो हैं वो जुड़ जाए इसके साथ, बस। तो ये 3 जुड़ गए भैया, ये लो, ये 3 जुड़ गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में ये वाले 3 जुड़ गए, 8 हो गया। इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में ये 3 जुड़ गए, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे काउंट ना करो, ऐसे भी देख लो। कुल कितने? 3 + 3 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 + 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 6 + 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 6 + 2 करोगे तब भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। 6 + 2 करोगे तब भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। चलो, अब बात करते हैं बेटा आगे की। 6 बंदी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? त्रिबंध। 6 बंदी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? त्रिबंध। 6 बंदी इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा त्रिबंध आ जाएगा। जब भी 6 बंदी इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? त्रिबंध आएगा। ऊपर कितने बिंदु हैं? 2 1 2। ऊपर कितने बिंदु है? 2 1 2। तो अगर आपसे बोला जाए बताओ लोन पेयर कितने हैं? बताओ लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 1 और 2 लोन पेयर। बहुत बढ़िया, 2 लोन पेयर। और बंधी युग्म कितने हैं? बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? बीपी मतलब कि बॉन्ड पेयर। बंधी युग्म कितने? देखो 1 2 3, 3 बंधी युग्म। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब युग्म कितने हुए? 3। तो याद है 3 बंधी युग्म। सिंपल। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो, समझ में आया? यहाँ तक की बात क्लियर? अरे यहाँ तक की बात क्लियर? 100%। आगे बढ़िए। चलो अगला लिखो HCl। लिखो HCl। चलो, तो HCl में हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे भाई हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 8 7। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो भाई साझा किसके बीच में था? बराबरी वालों का ना। इस 1 इलेक्ट्रॉन का इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा? साझा हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा साझा। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। चलो, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन किसका पालन करता है बच्चों? हाइड्रोजन डुप्लेट का पालन करता है। हाइड्रोजन अष्टक का पालन नहीं करता, हाइड्रोजन डुप्लेट का पालन करता है। हाइड्रोजन जो है बच्चों वो अपने बाहरी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। हाइड्रोजन कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। जैसे कि हीलियम अपने बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने रख सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। और अगर कोई तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। जैसे कि देखो क्लोरीन 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, मतलब कि क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टेट, अष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अष्टक। तो डुप्लेट का मतलब होता है द्विक और ऑक्टेट का मतलब होता है अष्टक। क्या होता है बेटा? अष्टक।
तो क्लोरीन अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसकी प्रवृत्तियां 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बताओ। जब भी 2 बंधी इलेक्ट्रॉन हो तो उसका मतलब क्या है? एकल बंध। तो जब भी 2 बंधी इलेक्ट्रॉन हो तो उसका मतलब क्या है? एकल बंध। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, कितने हो गए? 3। बताओ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? लोन पेयर कितने हैं? यहाँ पे लोन पेयर है 3, 1 2 3, 3 लोन पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने हैं? बंधी युग्म कितने हैं? जितने बंध हैं उतने ही बंधी युग्म। बंधी युग्म 1। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने बंधी युग्म? 1 बंधी युग्म। ये हो जाएगा बेटा आंसर। समझ में आया? चलो, ये हो गया बच्चों कुछ द्विपरमाणविक अणुओं की लुईस संरचना। अब हम आते हैं आगे। अब हम आते हैं बच्चों बी वाले पार्ट पर। ठीक है, अब हम आते हैं बी पार्ट पर। अब हम आते हैं बहुपरमाणविक अणु की लुईस संरचना। किस पर? बहुपरमाणविक अणु की लुईस संरचना। ठीक है, बहुपरमाणविक अणु मतलब कि जिसमें 2 से ज्यादा परमाणु। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था। अरे पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था, पढ़ करके आए हो। 2 से ज्यादा परमाणु, 2 से ज्यादा परमाणु वाला अणु, 2 से ज्यादा परमाणु वाला अणु बहुपरमाणविक अणु। चलो, बहुत बढ़िया, आ जाओ। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण हम इसमें ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते, ठीक है। अब बहुपरमाणविक अणु की लुईस संरचना को समझने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। किसका पालन करना होगा बेटा? कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो बहुपरमाणविक अणु की लुईस संरचना बनाने के नियम, इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। समझ में आ रही मेरी बात बेटा? मेरी बात समझ में आ रही? बहुपरमाणविक अणु की लुईस संरचना बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहला नियम, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 है बच्चों, केंद्रीय परमाणु का चुनाव। केंद्रीय परमाणु का चयन करना होगा। सबसे पहला नियम है बेटा, केंद्रीय परमाणु का चयन करना होगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं ये पूरा टॉपिक समाप्त नहीं करता, प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे मानते हो, आपको लगता है कि आपको मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं सही पढ़ाऊंगा, आपको मैं गलत गाइडेंस नहीं दूंगा, तो प्लीज बेटा मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज मुझे ये पूरा टॉपिक समाप्त करने दो। उसके पहले कोई भी बच्चा कोई डाउट ना पूछे। मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात कितने बच्चों के कानों तक पहुंच रही? बेटा जब तक ये बहुपरमाणविक अणु की लुईस संरचना वाला टॉपिक पूरा समाप्त नहीं होता, तब तक प्लीज कोई भी डाउट अभी ना पूछे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अभी तरह तरह के डाउट दिमाग में चल रहे होंगे कि सर केंद्रीय परमाणु क्या होता है, ये नियम हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होगा, सब होगा, सब होगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखो। मेरी बात मानोगे? सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हो ना? सीखना चाहते हो? प्लीज रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। प्लीज अभी बीच में कोई भी डाउट पूछना मत, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, अभी सब क्लियर होगा।
सबसे पहला है केंद्रीय परमाणु का चुनाव। ठीक है, क्या होता है अभी बताऊंगा। केंद्रीय परमाणु का मतलब होता है, समझ में आएगा बेटा सब। केंद्रीय परमाणु का मतलब होता है, देखो यहाँ पे 3 परमाणु बेटा, एक कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु। सुनना है ध्यान से, डाउट पूछने से अच्छा है कि ध्यान से हम सुन लें। CO2 के अंदर एक कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। इसका मतलब इन तीनों परमाणुओं के अंदर कोई ना कोई एक परमाणु ऐसा है जो कि बीच में आएगा और बाकी 2 परमाणु साइड में आएंगे। ये जो बीच वाला परमाणु है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रीय परमाणु। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रीय परमाणु। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर कार्बन को हम केंद्रीय परमाणु CO2 में लेते हैं, ऑक्सीजन भी तो हो सकता है, तो केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा? उसके लिए कुछ नियम है, वो मैं आपको नियम बताऊंगा। उन नियमों का पालन करेंगे तो हमें किसी भी अणु के अंदर जब केंद्रीय परमाणु निकालना होगा आसानी से हो जाएगा। जैसे कि HNO3, समझना है बेटा। अब HNO3 के अंदर हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, 3 ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3 परमाणु। तो अब भाई ये केंद्रीय है, ये केंद्रीय, कौन सा केंद्रीय? तो भाई हमको पता होना, भाई कोई ना कोई एक बीच में आता है। नाइट्रोजन जो होता है वो बीच में आता है, नाइट्रोजन बीच में आता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साइड में आते हैं बेटा। ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन आता है केंद्र में, तो HNO3 में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है। क्यों होता है, क्या कारण है, उसके लिए हमको नियम पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? लाइव चैट के अंदर थम्स अप दिखाओ। जब भी आप बहुपरमाणुक अणु की लुईस संरचना बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एक परमाणु केंद्रीय परमाणु बनाना पड़ेगा और बाकी परमाणुओं को ऐसे साइड में रखना होगा। केंद्रीय परमाणु कौन होगा उसको जानने के लिए हमें नियम क्रमांक 1 पढ़ना होगा। चलो यहाँ तक की बात क्लियर? चलो बेटा, मैं जब तक पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं करता, प्लीज रिक्वेस्ट है अभी कोई क्वेश्चन ना पूछे। प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट मान लो प्लीज। अभी बीच में कोई क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि अभी पूरा हुआ नहीं है। चलो, केंद्रीय परमाणु का चुनाव। अब केंद्रीय परमाणु के चुनाव के कुछ नियम है। जिस तत्व के परमाणु की संख्या कम, जिस तत्व के परमाणु की संख्या कम, जैसे कि यहाँ देखो कार्बन के कितने परमाणु, देखो कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु। किसके परमाणु की संख्या कम है? कार्बन के परमाणु की संख्या कम है। तो इस नियम के अनुसार केंद्रीय परमाणु कौन हो जाएगा? केंद्रीय परमाणु कार्बन हो जाएगा। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। नियम क्रमांक B, ठीक है, सॉरी दूसरा पॉइंट, एक तो जिसके परमाणु की संख्या कम हो वो केंद्रीय परमाणु। चलो दूसरा है इसमें पॉइंट, जिसकी संयोजकता ज्यादा। संयोजकता का मतलब बंधों की संख्या, बंधों के बनने की अधिकतम संख्या, जिसको आप असंयोजकता भी बोलते हो। ठीक है, जिसके संयोजकता ज्यादा हो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आ जाओ देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला HNO3, बेटा सुनना है, ठीक है, समझना है। HNO3, अब HNO3 में मेरे पास हाइड्रोजन परमाणु भी है,
मेरे पास नाइट्रोजन परमाणु भी है और मेरे पास ऑक्सीजन परमाणु भी है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 है, नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1 है। अगर मैं पहले पॉइंट का पालन करूं, जिस तत्व के परमाणु की संख्या कम है, तो इसके हिसाब से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के परमाणु की संख्या क्या है? 1 1। दोनों के परमाणु की संख्या कम है, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट के हिसाब से ये भी केंद्रीय परमाणु होगा, ये भी केंद्रीय परमाणु होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई दोनों केंद्रीय आ जाए, दोनों में से होगा तो कोई एक। तो जब भी ऐसा कहीं आपको कोई दिक्कत आए कि भाई अगर तत्व के परमाणु की संख्या समान है, जब भी तत्व के परमाणु की संख्या समान हो जाए तो फिर आपको देखना है किसकी संयोजकता ज्यादा है। बंध बनाने की, बंधों के बनने की अधिकतम संख्या किसमें ज्यादा है। हाइड्रोजन की बात करें बेटा तो हाइड्रोजन एक ही बंध बनाता है, याद करो, हाइड्रोजन अधिकतम एक ही बंध बनाते हैं। आप किसी भी अणु में देख लो, जैसे मान लो पानी, आपने देखा होगा पानी के अंदर हाइड्रोजन केवल एक ही बंध बनाता है। हाइड्रोजन में पानी के अंदर हाइड्रोजन एक ही बंध बनाता है। H2SO4 कोई भी अणु देख लो, हाइड्रोजन हमेशा एक बंध बनाता है, अधिकतम बंध एक ही बनता है उसका। लेकिन नाइट्रोजन अधिकतम 3 बंध भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जिसकी बंधों को बनाने की अधिकतम संख्या होगी वो केंद्रीय परमाणु का काम करेगा। और ये अधिकतम कितने बंध बना सकता है? अधिकतम ये 4 बंध बना सकता है। इसकी सहसंयोजकता, अधिकतम बंध बनाने की क्षमता, सहसंयोजकता, जिसकी सहसंयोजकता जितनी ज्यादा होगी वही हो जाएगा केंद्रीय परमाणु। तो आप संयोजकता की जगह सहसंयोजकता भी लिख सकते हो, ठीक है। संयोजकता की जगह सहसंयोजकता भी लिख सकते हो। सहसंयोजकता का मतलब क्या है? बंधों के बनने की अधिकतम संख्या। बेटा ध्यान सुनना, बार बार क्वेश्चन ना पूछें, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ। सहसंयोजकता का मतलब बंधों के बनने की अधिकतम संख्या। नाइट्रोजन अधिकतम 4 बंध बना सकता है, हाइड्रोजन अधिकतम 1 ही बंध बना सकता है। इसका मतलब जिसके बंधों की संख्या, बंध अधिकतम बनाने की क्षमता जिसमें होगी वही हो जाएगा केंद्रीय परमाणु। इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? केंद्रीय परमाणु। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, केंद्रीय परमाणु के चयन करने के लिए हमारे पास 2 नियम है। या तो आप ये देख लो कि तत्व के परमाणु की संख्या कम हो, जिसके भी तत्व के परमाणु की संख्या कम होगी वही हो जाएगा केंद्रीय परमाणु, ठीक है। या फिर दूसरा आप देख लो, सहसंयोजकता जिसकी ज्यादा हो, जो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम बंध बनाने की क्षमता जिसकी होगी वही हो जाएगा केंद्रीय परमाणु। अच्छा, ये कब करना? मान लो अगर 2 तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तब आपको ये लागू कर सकते हो आप। मेरी बात समझ में आ रही? मान लो 2 तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन इन दोनों के परमाणुओं की संख्या 1 समान है। अब क्या करें? तो अब आप यहां से कर सकते हैं सहसंयोजकता ज्यादा। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही? चलो मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ। चलो जैसे कि CCl4, मैं अगर बोलूं कि बताओ इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, चलो लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। चलिए मैंने आपको बताया, बताओ केंद्रीय परमाणु निकालना है तो इस अणु के अंदर केंद्रीय परमाणु बताओ। मैंने आपको क्या बताया? केंद्रीय परमाणु के चयन का सबसे पहला, जिस तत्व के परमाणु की संख्या कम हो। कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है? 1। क्लोरीन के परमाणु की संख्या कितनी है? 4। सीधी सी बात है, जिसके परमाणु की संख्या कम वही हो जाएगा केंद्रीय परमाणु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अब कई बच्चे बोलते हैं सर हमको कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन अधिकतम 4 बंध बना सकता है? कई बच्चे पूछेंगे
सर हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन अधिकतम 4 बंध बना सकता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, सर हमें कैसे पता चलेगा नाइट्रोजन अधिकतम 4 बंध बना सकता है? ठीक है, अधिकतम 4 बंध बना सकता है, कैसे पता चलेगा? बेटा एक बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन के बारे में आपने सुना होगा, नाइट्रोजन के बारे में आपने सुना होगा, नाइट्रोजन के पास 2s2 2p3 है, मतलब कि S के अंदर एक डब्बा और P के अंदर 3 डब्बे है, मतलब कि नाइट्रोजन यहां से यहां से यहां से यहां से एक S कक्षक और 3 P कक्षक, इनका उपयोग नाइट्रोजन बंध बनाने में कर सकता है। तो नाइट्रोजन एक S कक्षक और 3 P कक्षक, इन चारों का उपयोग नाइट्रोजन बंध बनाने में कर सकता है। मतलब कि नाइट्रोजन कितने कक्षकों का उपयोग बंध बनाने में कर सकता है? 4 कक्षकों का। मतलब कि अधिकतम बंध बनाने की क्षमता कितनी हो जाएगी नाइट्रोजन की? 4 हो जाएगी। जितने कक्षकों का उपयोग कोई परमाणु बंध बनाने में कर सकता है, वही उसकी क्या हो जाएगी? सहसंयोजकता, अधिकतम सहसंयोजकता। नाइट्रोजन यहाँ पर एक S और 3 P कक्षक, ये सारे टोटल 4 कक्षक बंध बनाने में उपयोग कर सकता है, इसीलिए इसकी सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रही? ये ध्यान रखना, क्लियर? चलो तो ये सारी बातें बेटा। अच्छा, केंद्रीय परमाणु के चयन के बाद में फिर आता है नियम क्रमांक 2। फिर क्या लिखते हैं हम बेटा? नियम क्रमांक 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है? केंद्रीय परमाणु का चयन हो गया। अब केंद्रीय परमाणु तथा परिवेशी, परिवेशी मतलब कि साइड एटम, साइड एटम। केंद्रीय परमाणु तथा परिवेशी परमाणु, परिवेशी मतलब कि साइड वाले परमाणु। साइड वाले कौन से? केंद्रीय परमाणु ये है, तो ये बचे हुए क्या हो जाएंगे? ये परिवेशी हो जाएंगे। भाई कार्बन अगर केंद्रीय परमाणु है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? परिवेशी। नाइट्रोजन अगर केंद्रीय परमाणु है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? परिवेशी हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? परिवेशी हो जाएगा। केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके साइड में जितने भी आएंगे वो सब क्या होंगे? साइड एटम। साइड वाले परमाणु क्या है? परिवेशी परमाणु। केंद्रीय परमाणु तथा परिवेशी परमाणु को उनके लुईस प्रतीक के साथ लिखना है। दूसरा नियम क्या है? पहला नियम पालन करने के बाद दूसरे नियम पे आ जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा नियम, और नियम क्रमांक 3 क्या है? नियम क्रमांक 3 है, और लास्ट में क्या करा दो? इलेक्ट्रॉन का साझा करा दो। लास्ट में करा दो भैया इलेक्ट्रॉन का साझा। चलो, तो हम सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे CO2 को। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम करेंगे CO2 को सॉल्व। ठीक है, अब पूरा समझ में आया। चलो CO2 की बात। चलो, सबसे पहला नियम क्या बोलता है? केंद्रीय परमाणु का चुनाव। बताओ, केंद्रीय परमाणु यहाँ पे कौन है? केंद्रीय परमाणु है कार्बन। अंदर वाली कक्षा में 2, बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। परिवेशी साइड वाले परमाणु कौन से हैं? साइड के परमाणु कौन से बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का विन्यास क्या है? 2 6 हो जाएगा। चलो अच्छा, चलो केंद्रीय परमाणु कार्बन और परिवेशी परमाणु ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ठीक है। चलो, केंद्रीय परमाणु का चुनाव हो गया, पहला पॉइंट पूरा। चलो अब आते हैं दूसरे पे। केंद्रीय परमाणु तथा परिवेशी परमाणु को लुईस प्रतीक के साथ लिखना। आ जाओ, केंद्रीय परमाणु का लुईस प्रतीक क्या? बताओ। केंद्रीय परमाणु के पास 1 2 3 4, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन के साथ लिखो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने? 6, बाहरी कक्षा में कितने? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन के साथ लिखो।
इसको भी कितने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन के साथ लिखो। बस अब क्या करना है, बिरादरी में जो शादी होती है वो बराबरी वालों की होती है, तो भाई बराबरी के इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या कर दो, साझा करा दो, साझा कर दो। यहाँ पे हो गए टोटल 4, यहाँ पे हो गए टोटल 4। कार्बन के पास कितने हो गए 4 + 4, कार्बन का अष्टक पूरा। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 2 + 2 4, 4 और 4 8, अष्टक पूरा। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 2 + 2 4, 4 और 4 8, अष्टक पूरा। सभी का अष्टक पूरा, सबकी हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो आ गया। चलो अब मैंने बताया था कि 4 बंधी इलेक्ट्रॉन का मतलब द्विबंध, 4 बंधी इलेक्ट्रॉन का मतलब द्विबंध, 4 बंधी इलेक्ट्रॉन का मतलब द्विबंध। ठीक है, एकाकी युग्म बहुत बढ़िया, एकाकी युग्म बहुत बढ़िया, एकाकी युग्म बहुत बढ़िया, एकाकी युग्म बहुत बढ़िया। ऐसा भी लिख सकते हैं, CO2 ऐसा होता है। अब पूछा जाए बताओ लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर है। कितने हैं 4। चलो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर, बहुत बढ़िया, इतना सिंपल। चलो अगला करें, अगला करें। चलो अगला उदाहरण क्रमांक 2। चलो ये उदाहरण 1 था, उदाहरण 1। अब आते हैं हम उदाहरण संख्या 2 पे। चलो उदाहरण 2 इसको करते हैं। उदाहरण 2 CCl4। ठीक है, सबसे पहला नियम क्या, सबसे पहला नियम केंद्रीय परमाणु का चयन। कैसे करते हैं, जिस तत्व के परमाणु की संख्या सबसे कम होगी वही होगा केंद्रीय परमाणु। बताओ केंद्रीय परमाणु कौन होगा, बताओ। कार्बन होगा केंद्रीय परमाणु। और साइड वाला परमाणु कौन होगा, क्लोरीन हो जाएगा भैया। दूसरा, इसके बाद तत्वों को उनके लुईस प्रतीक के साथ में लिखना है। केंद्रीय परमाणु हो चाहे परिवेशी परमाणु, सबके क्या बनाने, लुईस प्रतीक बनाने। आ जाओ लुईस प्रतीक, 1 2 3 4। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, आंतरिक में 2, बाहरी में 4। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और बाहरी कक्षा में 8 और 7। सबसे बाहरी कक्षा में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन। शादी हमेशा बराबरी वालों की होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा। समझ में आया। कितना हो गया कार्बन के पास, 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, अष्टक पूरा हो गया। क्लोरीन की बात करें 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, अष्टक पूरा। क्लोरीन की बात करें 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, अष्टक पूरा। क्लोरीन की बात करें 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, अष्टक पूरा। ये हो गया भैया इसकी संरचना। चलो इसको हम और कैसे बना सकते हैं, देखो कार्बन क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जब भी बंधे होंगे तो एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन जब भी बंधे होंगे तो एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन एकल बंध। क्लोरीन के पास 1 2 3, 1 2 3 बनाओ, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाक युग्म, 1 2 3, 1 2 3, 3 एकाक युग्म। इसमें 1 2 3, 1 2 3 होगा ना भाई। इसमें 1 2 3, 1
2 3। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे कितने बंधी युग्म हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बंधी युग्म। बंधी युग्म का मतलब बंधों की संख्या, ऐसा समझ लो, बंधों की संख्या। अच्छा, लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लोन पेयर कितने? 12। ये हो जाएगा आंसर, इतना सिंपल। चलो अगला उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर क्या? 3। उदाहरण नंबर 3 है बेटा, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 लिखना बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं HNO3। चलो HNO3, सबसे पहला नियम क्या? केंद्रीय परमाणु का चुनाव करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? केंद्रीय परमाणु का चयन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? केंद्रीय परमाणु का चयन करते ना। केंद्रीय परमाणु कौन होता है? जिसमें परमाणु की संख्या कम होती। चलो, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। परमाणु की संख्या किसकी सबसे कम है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन दोनों के परमाणु की संख्या सबसे कम है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन दोनों के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन से कम है। भाई, दो तत्व के परमाणु ऐसे हैं जिनके परमाणु की संख्या कम है, तो अब क्या करें? केंद्रीय परमाणु तो कोई एक ही होगा। भाई, खिलाड़ी राजा तो कोई एक ही हो सकता है ना, दो थोड़ी हो सकते। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? अगर मान लो दो लोगों के परमाणु की संख्या समान हो, तो अब हमको देखना है किसकी संयोजकता। अब हमें देखना है किसकी संयोजकता ज्यादा है, सहसंयोजकता ज्यादा है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नाइट्रोजन की सहसंयोजकता ज्यादा होती है। तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय परमाणु, और ये हो जाएगा आपका परिवेश। मेरी बात समझ में आ रही? अधिकतम बंधों की संख्या किसके पास होती है? नाइट्रोजन के पास। हाइड्रोजन तो एक ही बंध बनाता है, ध्यान रखना है। ये हो जाएगा केंद्रीय परमाणु। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, ये समझ में आ रहा है बेटा आपको? इजी है ना, लुईस संरचना इजी। अच्छा, मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि मुझे ये बताओ, क्या कभी हाइड्रोजन केंद्रीय परमाणु हो सकता है? सोचो 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 सोचो, क्या कभी हाइड्रोजन केंद्रीय परमाणु हो सकता है? सोचो यार, केंद्रीय परमाणु तो वो होता है जो बहुत सारे बंध बना सके। भाई, केंद्र में कौन होगा? तो यहाँ भी बंध बना सके, यहाँ भी बना सके, यहाँ भी बना सके, यहाँ भी बना सके, यहाँ भी बना सके, वही होगा ना केंद्र में। केंद्र में कौन आएगा और ज्यादा से ज्यादा बंध बना सके? हाइड्रोजन अधिकतम कितने बंध बनाता है? हाइड्रोजन अधिकतम एक बंध बनाता है, मतलब कि हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता। बस ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन कभी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कभी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता। अच्छा, और कोई ऐसा है जो कभी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता? क्या कोई और तत्व का परमाणु ऐसा जो कभी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता? हाइड्रोजन केंद्रीय परमाणु क्यों नहीं हो सकता कभी भी? क्योंकि केवल एक बंध बनाता है। हाइड्रोजन केवल एक बंध बनाता है, इसलिए कभी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता। क्या कोई और परमाणु है जो कि केवल एक ही बंध बनाता हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्लोरीन। अरे भैया, फ्लोरीन केवल एक ही बंध बनाता है। फ्लोरीन कभी भी एक से ज्यादा बंध नहीं बनाता। मतलब कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एक एक बंध ही बनाते हैं, इसीलिए केंद्रीय परमाणु का योगदान केंद्रीय परमाणु की भांति कार्य नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई। चलो भाई, इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई, केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। चलो, ये बात तो समझ में आई, केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है केंद्रीय परमाणु, और बाहर की तरफ कौन आएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी बच गया, ये लो, ये हाइड्रोजन भी बना दिया मैंने।
हाइड्रोजन कहीं भी रख दो। आप हाइड्रोजन यहाँ ना रख करके यहाँ रखना चाहो, यहाँ रख दो। आपको हाइड्रोजन यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है तो यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहीं भी रख सकते हो। अच्छा, कई बच्चे ये भी बोलते हैं, सर ऐसा भी तो कर सकते हैं हम हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ साझा करवा दें, ऐसा भी तो कर सकते हैं। नहीं बेटा, ये बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की दोस्ती से ज्यादा मजबूत दोस्ती होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ बंधुता ज्यादा मजबूत होती है। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ बंधुता ज्यादा मजबूत होती है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी बंध तो बनाता है, लेकिन जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक का चयन करना हो ना, तो हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ बंधुता बच्चों ज्यादा मजबूत होती है। मतलब कि हाइड्रोजन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बंध बनाना पसंद करेगा। या तो आप हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ रख दो, या इसके साथ रख दो, या इसके साथ रख दो। हमेशा ये बात ध्यान रखें, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन तुलनात्मक रूप से कमजोर बंध बनाता है। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। आप इस प्रकृति में जितने भी यौगिक देखते हो उसमें ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। HNO3 देख लो, सल्फ्यूरिक अम्ल देख लो, पानी देख लो, आप इन सब में देख लो, कार्बोनिक अम्ल देख लो, सभी में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्यों? दोस्ती ज्यादा, बंधुता ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा बंधुता, एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, केंद्रीय परमाणु का चयन हो गया। अब दूसरा, अब क्या करना है? अब केंद्रीय परमाणु और साइड वाले परमाणु, उन सभी के क्या बनाने? लुईस प्रतीक बनाने। अब हमें क्या करना है? केंद्रीय परमाणु और साइड वाले परमाणु जो हैं, इन सब के हमको क्या बनाने बच्चों? लुईस प्रतीक बनाने। अब हमको बनाने लुईस प्रतीक। चलो, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये लो, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये लो भाई, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 5। ये लो भाई, इसके लुईस प्रतीक में हमने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का चयन कर लिया, केंद्रीय परमाणु का चयन कर लिया। फिर हमको लुईस प्रतीक बनाने हैं। लुईस प्रतीक सबके हमने यहाँ पर बना दिए। चलो, फिर मैंने आपसे क्या बोला था? अब तीसरी स्टेप में क्या करना है? तीसरी स्टेप में करना है साझा। तीसरी स्टेप में हमको करवाना है इलेक्ट्रॉन का साझा। चलो, साझा हमेशा किस किस का होता है? बराबरी वालों का होता है। एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा होता है, बराबरी वालों का। एक इलेक्ट्रॉन का इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा, बराबरी वालों का। ऑक्सीजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों साझा किए? क्योंकि 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। अगर ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया तो 7 इलेक्ट्रॉन हुए थे, और अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए ये नाइट्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। क्यों? क्योंकि जब उसने हाइड्रोजन के साथ साझा किया था तो उसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के साथ केवल ये नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को ही अपने साथ साझा कर रहा है। ये अष्टक पूरा 2 + 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बराबरी का साझा, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा। 2 + 2 कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन के पास 4 और 2 6, 6 और 2 8, अष्टक पूरा हो गया। नाइट्रोजन के पास 4 और 2 6, 6 और 2 8, अष्टक पूरा हो गया।
ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण, नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण। अब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इधर देखना है, ठीक है? रिपीट करूं? ठीक है, इधर देखना है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ये लो एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। चलो मुझे बताओ ऑक्सीजन के पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और वो 1 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन से लेगा। ये हो गई नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बल्ले बल्ले। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 + 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 2 और चाहिए, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का अपने साथ साझा करने लगा, ये हो गए 4। तो 4 + 2 6, 6 और 2 8, अष्टक पूरा। इस ऑप्शन की बात करें तो 4 + 2 6, 6 और 2 8, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा और इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, सबके अष्टक और जिसके डुप्लेट चाहिए वो डुप्लेट पूरे। अब बच गया ये। अब ये ऑक्सीजन बोल रहा है, अब ऑक्सीजन ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2। ऑक्सीजन बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, मुझे तो जरूरत है। नाइट्रोजन बोल रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है भाई, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। नाइट्रोजन ने बोला कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। और ऑक्सीजन बोल रहा है मुझे जरूरत है भाई, मुझे दे दो 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो नाइट्रोजन ने बोला जा ऐश कर, ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन मैं तुझे अपने साथ साझा कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन के साथ में साझा कर लेगा। तो जैसे साझा करेगा तो अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 + 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पूरे हो गए। यहाँ पे एक बात गौर करें बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं किया। बात समझ में आ रही है? गौर से देखिए, नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अपने किसी भी इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं कर रहा है। मानते हो ना? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन ने तो साझा किया, लेकिन ऑक्सीजन ने साझा नहीं किया। ऐसा समझो, मान लो मैं और मेरा दोस्त जो है एक बिजनेस स्टार्ट करें। अब मैं तो भैया 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं, उसके पास में पैसों की दिक्कत है, तो वो बोल रहा है कि भाई ठीक है, तू अगर बिजनेस में पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है तो कर लेते हैं। तो भाई मैंने अपना 1 लाख रुपया दे करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और उसमें मैंने उसको भी पार्टनर बना लिया। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तू पैसा नहीं लगा सकता, चलेगा, मैं देता हूं पैसा, और इस पैसे से जो भी फायदा होगा वो तेरा भी होगा और वो मेरा भी होगा। तो वही हो रहा है। नाइट्रोजन ने इसको बोला कि कोई बात नहीं ऑक्सीजन, तू अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, साझा नहीं कर सकता है, चल जाएगा, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता हूं, इससे जो भी होने वाला फायदा होगा वो मेरे साथ साथ तुझे भी मिलेगा। तो नाइट्रोजन ने तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, मैंने तो बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन सामने वाले ने पैसा नहीं लगाया। तो नाइट्रोजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं किया। इसको बोला जाता है असमान साझेदारी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? असमान साझेदारी। इसको हम बोलते हैं असमान साझेदारी। और जब भी इलेक्ट्रॉनों की असमान साझेदारी होती है तो इससे कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध। ना जी ना, सहसंयोजक बंध तो इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनता है। अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो सामने मेरे दोस्त ने भी 1 लाख लगाया, मैंने 1 लाख तो उसने भी 1 लाख, तब होता है सहसंयोजक बंध। लेकिन अभी क्या हो रहा है? मैंने लगाया 1 लाख,
सामने वाले ने कुछ भी नहीं लगाया। असमान साझेदारी से बनने वाला बंध कौन सा होता है बेटा? उपसहसंयोजक। कौन सा बंध होता है? उपसहसंयोजक बंध। समझ में आया? चलो, तो ये है बच्चा उपसहसंयोजक बंध। तो अगला हमारा हेडिंग होगा यही, उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध क्या होता है? आ जाओ नोट करते हैं। इसको लिखते हैं हम अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी से बनने वाला बंध ही। बेटा ये बहुत खास है, ये बहुत खास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तत्वों के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी से बनने वाला बंध ही उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर? चलो ठीक है, ये हो गया। चलो तो ये रहा। चलो तो इस एग्जांपल को मैं लिख रहा हूं। देखो बीच में क्या आ गया? नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन? दो। दो इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितना बंध? एकल बंध। उसके बाद में कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन। एकाक युग्म कितना? एक और दो। दो एकाक युग्म, एक दो, दो एकाक युग्म। हाइड्रोजन इनके बीच में क्या? एकल बंध, एकल बंध, हाइड्रोजन। ये आ गया दो इलेक्ट्रॉन मतलब एकल बंध, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में यहाँ क्या जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? चार इलेक्ट्रॉन। चार इलेक्ट्रॉन मतलब कितने? द्विबंध। ऑक्सीजन के पास कितने एकाकी? एक और दो। दो एकाकी युग्म, एक और दो, दो एकाकी युग्म। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितने? दो इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन किसने साझा किया? नाइट्रोजन ने। लेकिन ऑक्सीजन ने कोई साझा नहीं किया। नाइट्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको दान कर रहा है? ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको दिए? ऑक्सीजन को। जो अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा वहां से आपको तीर निकालना। देखो बेटा ऐसे, नाइट्रोजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन का क्या किया? नाइट्रोजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर दिया। किसको? ऑक्सीजन को। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ। इलेक्ट्रॉन जिससे दूर जाएंगे वहां पे आपको ऐसे तीर का निशान बनाना है। इलेक्ट्रॉन जिससे दूर जाएंगे उससे आगे आपको तीर का निशान बनाना है। चलो ये बन गया। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उससे दूर तीर का निशान आपको बनाना है। ठीक है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है तो इससे दूर ऑक्सीजन की तरफ आपको तीर का निशान बनाना। ऑक्सीजन की तरफ आपको तीर का निशान बनाना। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उपसहसंयोजक बंध। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा इसमें ये बता दो लोन पेयर कितने? चलो लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 और 7। लोन पेयर कितने बेटा? 7 लोन पेयर। अगर मैं काउंट करूं 2 3 4 5 6 7, 7 लोन पेयर। चलो बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर है बेटा, 5 बॉन्ड पेयर। क्लियर? ये सारी बातें। चलो क्लियर? आ जाओ। ठीक है, चलो अब आते हैं एक बार बेटा एक बार क्विज पे आते हैं। चलो समय बहुत ज्यादा हो चुका है, एक बार आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन अणु में एकाकी युग्म की संख्या बताइए। हाइड्रोजन अणु में एकाकी युग्म की संख्या।
चलिए दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन अणु में बंधी युग्म की संख्या। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन अणु में एकाकी युग्म की संख्या, ये है हाइड्रोजन अणु। क्या यहाँ पे आपको कोई एकाकी युग्म दिख रहा है? नहीं। आंसर कितना आ जाएगा? 0। ऑक्सीजन अणु में बंधी युग्म की संख्या, ऑक्सीजन का अणु ये रहा, बंधी युग्म कितने हैं? 1 2, 2 बंधी युग्म है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बंधी युग्म है। आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको ओजोन की लुईस संरचना बताऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने लुईस संरचना के बारे में पढ़ा। ठीक है, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं पीबीटी को स्टार्ट करने का ट्राई करूंगा और अष्टक नियम की कुछ कमियां वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चले बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।